नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर बात करने वाले हैं। जी। हम बात कर रहे हैं मुगल बादशाह हुमायूं की। उन्हें अक्सर भारत और फारस मतलब ईरान के बीच का एक कल्चरल ब्रिज या सांस्कृतिक सेतु कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये कहानी है सन 1543 की। हुमायूं जो हिंदुस्तान के बादशाह थे, शेरशाह सूरी से हारकर अपना तख्त गंवा चुके हैं। हाँ, और निर्वासन में है। बिल्कुल। और उनकी मंजिल बनती है फारस, सफवीद साम्राज्य। हमारे पास कुछ काफी दिलचस्प ऐतिहासिक लेख हैं और कुछ रिसर्च भी है। हाँ। जो ये बताती है कि कैसे हुमायूं की ये जो मजबूरी वाली यात्रा थी, उसने अनजाने में ही दो बड़ी संस्कृतियों के बीच मतलब लेन देन का रास्ता खोल दिया। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हुमायूं का ये निर्वासन सिर्फ एक वो पॉलिटिकल घटना नहीं थी, हाँ। बल्कि इसने हिंदुस्तान में फारसी आर्ट, जबान, तौर तरीकों की एक गहरी छाप छोड़ी। चलिए तो फिर इस कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। कहां से शुरू करें? वो शाही फरमान से। हाँ, वो भी बड़ा दिलचस्प है। जो करीब 4 मीटर लंबा था, सिर्फ हुमायूं के स्वागत के लिए, या फिर वो जिसमें रोज 1200 पकवान परोसने का हुक्म था? हाँ, वो सब कमाल का है। लेकिन थोड़ा सा पीछे चलते हैं पहले। हुमायूं बाबर के बेटे। हाँ, 1530 में बादशाह बने। जी, लेकिन किस्मत में कह सकते हैं ज्यादा साथ नहीं दिया। 1540 में कन्नौज की लड़ाई हुई। शेरशाह सूरी से? हाँ, शेरशाह सूरी से बुरी तरह हारे और उन्हें हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। और यहीं से शुरू होता है उनका वो मुश्किल सफर निर्वासन का। बिल्कुल। करीब 3 साल वो भटकते रहे। फिर 1543 में वो फारस पहुंचे। सफीद शासक शाह तहमासिब प्रथम के पास मदद मांगने। और शाह तहमस्त का स्वागत कमाल का था। लेकिन ये सिर्फ तरस खाना नहीं था। अच्छा। हाँ, एक शोध करता है महादेव पेरी, वो साफ कहती हैं कि ये महज मेहमान नवाजी नहीं थी, ये एक अत्यंत सोच समझकर रची गई राजनीतिक रणनीति थी। मतलब ये जो इतना भव्य स्वागत हुआ जिसमें वो कीमती कटार भेंट की गई। जी, जो आज भी म्यूजियम में है। और वो लगभग 4 मीटर लंबा फरमान। जी। ये सब सिर्फ दिखावा नहीं था। एक तरह से अपनी पावर दिखाने का तरीका। बिल्कुल। वो फरमान सिर्फ साइज में बड़ा नहीं था, उसका मैसेज बड़ा था। वो हुमायूं को इज्जत तो दे रहे थे, लेकिन साथ ही सफविद सल्तनत की शान, उनका असर वो भी दिखा रहे थे। हाँ, एक तरह से फ्यूचर के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। हाँ, सही कहा। और उस फरमान में खाने पीने के इंतजाम पर जबरदस्त जोर था। हाँ, रोज 1200 पकवान। ये तो मतलब कोई बहुत बड़ा फूड फेस्टिवल लग रहा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं था। सोचिए जरा, मक्खन दूध वाली स्पेशल ब्रेड, ताजे फल, तरबूज, अंगूर। और नूडल्स भी चीन से। हाँ, खता यानी उस वक्त की चीन से मंगवाई गई नूडल्स। ये फारसी सॉफ्ट पावर का एक नमूना था। मतलब दस्तरखान पर डिप्लोमेसी चल रही थी। अच्छा, यानी एक हारे हुए बादशाह का दिल जीतना, भरोसा जीतना, शायद इस उम्मीद में कि भाई जब ये वापस पावर में आएंगे तो ये एहसान याद रखेंगे। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी सियासत का एक कह सकते हैं अनइंटेंडेड नतीजा निकला। हुमायूं सच में कल्चरल ब्रिज बन गए। हाँ। जैसा महादी पीरी कहती हैं कि हुमायूं का ईरान में रहना वो विचारों और प्रतिभाओं के अद्भुत आदान प्रदान के दरवाजे खोलने वाला था। और इसका असर हिंदुस्तान पर क्या हुआ, ये जानना तो बहुत जरूरी है। असर बहुत गहरा पड़ा और लंबे समय तक रहा। जब हुमायूं करीब 15 साल बाद दिल्ली लौटे ना, तो अकेले नहीं थे। अच्छा, कौन आया साथ में? उनके साथ फारस के बेहतरीन आर्टिस्ट, शायर, स्कॉलर, कारीगर सब आए। नतीजा, मुगल मिनिएचर पेंटिंग को देखिए। उसमें फारसी लैंडस्केप की बारीकियां, रंगों का वो इस्तेमाल, कैरेक्टर्स का स्टाइल, वो एकदम अलग है। पहले वाली इंडियन पेंटिंग से काफी हटकर। तो सिर्फ आर्ट पर ही असर नहीं हुआ, ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। अच्छा। हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका, कोर्ट का तौर तरीका, शिष्टाचार, यहाँ तक कि आर्किटेक्चर पर भी फारसी असर साफ दिखता है। जैसे हुमायूं का मकबरा। हाँ, बिल्कुल। हुमायूं का मकबरा देखिए, फारसी और भारतीय स्टाइल का कितना खूबसूरत मेल है उसमें। तो ये सिर्फ एक बादशाह का शरण लेना नहीं था, ये दो कल्चर का मिलन बन गया। सही। इसीलिए इतिहासकार हुमायूं को सिर्फ एक हारा हुआ बादशाह नहीं मानते, वो उन्हें भारत और ईरान के बीच का एक जीता जागता कल्चरल ब्रिज मानते हैं। उन्होंने अनजाने में ही सही, लेकिन भारत ईरान कल्चरल रिश्तों की ऐसी नींव रखती जो पहले कभी नहीं थी। एक तरह से उनकी पर्सनल ट्रेजेडी
हिंदुस्तान के लिए एक कल्चरल वरदान बन गई। तो संक्षेप में कहें तो हुमायूं की हार और उनका वो निर्वासन, उसने मुगल एम्पायर की जो कल्चरल पहचान थी उसको एक नई शक्ल दी, उसे और रिच बनाया। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उनके जमाने में मुगल कल्चर अपने पीक पर पहुंचा, दुनिया भर में उसकी पहचान बनी, वो फारसी असर उसमें बढ़ता ही गया। जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, ये शाह तहमास्प ने हुमायूं के लिए इतनी जबरदस्त मेहमान नवाजी क्यों दिखाई होगी? क्या सिर्फ एक हारे हुए बादशाह पर रहम था या अपनी सल्तनत के लिए कोई बड़ा गेम प्लान था? इस ग्रैंड वेलकम के पीछे की असली डिप्लोमेसी क्या रही होगी? ये सोचने वाली बात है।